स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो अपने जो SI MCQ रिवीजन सीरीज चल रही थी उसके अंदर अपने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स है वो पूरा रिवाइज करने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेज अब तक हो चुकी है। और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की 2 क्लासेज जो है वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एक क्लास में अपने पूरा का पूरा जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है उसका सार और उसकी प्रस्तावना को पढ़ा था। और दूसरा जो चैप्टर था अपना वो था केंद्रीय बजट का 2026-27, उसको अपने पूरा पढ़ा था। ठीक है, अब अपने इकोनॉमिक सर्वे के जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना है। और कौन कौन से चैप्टर्स आपके पीएसआई के सिलेबस में इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और वो सारे 7 चैप्टर हैं टोटल जो आपके एज इट इज इंपॉर्टेंट है। जैसे राजकोषीय घटनाक्रम वाला है, इसके बाद अगला मौद्रिक प्रबंधन है, फिर मुद्रास्फीति अलग चैप्टर है। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्र हैं, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, वो 3 अलग चैप्टर हो गए। विदेशी व्यापार एक अलग टॉपिक हो गया। तो 4 ये हो गए, 3 जो भी मैंने बताए हैं। तो इस प्रकार से ये 7 जो चैप्टर हैं आर्थिक समीक्षा के, ये आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। और आज आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास में जो कंटेंट है उसमें कितना भारतीय आर्थिक समीक्षा का समावेश किया हुआ है राइटर्स ने जिनकी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज की, अभी जो पहली बात तो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं। ठीक है, इसकी ये जो एमसीक्यू वाली जो पीडीएफ है ना, ये जो एमसीक्यू वाली पीडीएफ है ये तो आपके लिए पूरी तरह से निशुल्क है। बार बार बता रहा हूं क्योंकि नए लोग भी आ जाते हैं। एमसीक्यू वाली पीडीएफ तो पूरी तरह से निशुल्क है, जो कि आपको कहां पर मिलेगी, लोकबंधु ऐप पर जाना, वहां पर एसआई की अंतिम नाम से टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है रिवीजन नाम से, उसके अंदर आपको ये इन राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के एमसीक्यूज टोटली जो है वो फ्री है आपके लिए। ठीक है, फिर आते हैं कि इसकी जो सॉल्यूशन पीडीएफ है या फिर आपके जो कंटेंट बुक है पूरी की पूरी जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे कवर करती है वो हमने तैयार की है। ठीक है, कल ही लॉन्च की है। ठीक है, ये बुक पीडीएफ है 147 पेज की। ठीक है, और सिर्फ पीएसआई के लिए, पीएसआई का पूरा सिलेबस ये टारगेट करती है। 190 रुपीज इसका प्राइस है। कैसे इसको प्राप्त करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप पहले इसकी कुछ विशेषताएं देख लो। डेमो आपका, इसको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ लोकबंधु 2025, वहां पर आपको इसका डेमो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार इसका इंडेक्स देख सकते हो। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं सिंपली। सबसे पहले तो भारतीय बजट जो है वो मिलेगा आपको, उसके बाद में भारतीय आर्थिक समीक्षा का जो सार है वो मिलेगा, फिर इसके जो चैप्टर्स हैं वो अलग अलग मिलेंगे भारतीय आर्थिक समीक्षा के, जैसे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7 और 8 जो आपके एसआई के सिलेबस में काम के हैं। ऐसे तो 17 चैप्टर हैं, लेकिन एसआई के सिलेबस में सारे काम के नहीं। ठीक है, इसके बाद में जनवरी से लेकर जून तक की जो भी इकोनॉमी के अंदर करंट अफेयर्स है, यानी कि आर्थिक समसामयिकी है, वो इंक्लूड की गई है अलग से। फिर इसके बाद में जो आपका एसआई का पूरा सिलेबस है, सारे के सारे टॉपिक, उनके एमसीक्यूज विस्तृत व्याख्या सहित हमने अलग से दिए हैं। अवधारणात्मक जो भाग है इसका, कंसेप्चुअल जो पार्ट है, वो आपको इसके अंदर मिलेगा। विस्तृत व्याख्या सहित एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, और इनकी जो व्याख्या है उसके थ्रू ही जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सारे कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। बाकी आप डेमो भी देख सकते हो, इसका पूरा फ्री पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल लोकबंधु 2025 पर। ठीक है, तो आप डेमो देखो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये मिलेगी कहां पर वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो व्हाट्सएप नंबर है 9145, ठीक है, 9145902683। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जाओगे तो यहां पर आपको सिर्फ इतना लिखना है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की एसआई की बुक पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई कंटेंट को लेकर। अब अपने चलते हैं आज के इस चैप्टर की तरफ, जो अपना है चैप्टर 2 इकोनॉमिक सर्वे का। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। क्या इंडियन इकोनॉमी आपको पूरी पढ़ाई जाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं। सिंपल बात बता देता हूं। जैसे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, देखो सिंपल सी बात है, राजस्थान जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है, तो राजस्थान इकोनॉमी सब्जेक्ट जो है ये मोटा मोटा आपके जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे आता है
सर्वे एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली। तो ये राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे कवर हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, हालांकि कुछ और भी सोर्सेज है इसको करने के, लेकिन मेनली ये इसी से कवर हो जाता है। और आरएएस प्री और पीएसआई में राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ही राजस्थान इकोनॉमी है, ये समझ लो आप। ठीक है, लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी जो है इसको पढ़ने के अलग अलग सोर्स है। जैसे कि इसका जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो अदर पार्ट है वो मिलेगा आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। इसके अलावा आपको करंट अफेयर से भी करंट अपडेट भी करना पड़ेगा, करंट अपडेट्स। तो ये इस प्रकार से इतना सारा कंटेंट पढ़ने के बाद जो है आप इंडियन इकोनॉमी को कवर करते हो। ठीक है, और आपको मैं जो करवाने वाला हूं वो मैं आपको करवाने वाला हूं इंडियन इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, बाकी आप उस पीडीएफ को पढ़ो, वहां से कवर हो जाएगा सब। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के मैं आपको 7 चैप्टर करवाने वाला हूं। सार मैंने आपको पढ़ा दिया, बजट मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा मैं 2 चैप्टर और करवाऊंगा आपको अलग से, एक एचडीआई मानव विकास सूचकांक और एक आपको करवाऊंगा पंचवर्षीय योजनाएं, जहां से इन दोनों से निश्चित रूप से एक एक प्रश्न आता है, तो ये आपके पक्के करवा देते हैं। ठीक है, तो इतना सब मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने चैप्टर 2 की तरफ, जो कि है राजकोषीय घटनाक्रम। चैप्टर 1 एसआई के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपके एक तो राजकोषीय नीतियां जो है वो टॉपिक कवर होगा। इसके अलावा सब्सिडी का भी इसमें पोर्शन दिया हुआ है। इसके अलावा जो कर प्रणाली है, या इसको आप बजटिंग के अंदर काउंट कर सकते हो, ये आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक एसआई के जो हैं वो इस चैप्टर के थ्रू अपने कवर करेंगे। और साथ ही साथ अपने एमसीक्यूज करते रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन जो है वो और ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसके अंदर अपने को पढ़ना है वो है आपके सोवरेन क्रेडिट रेटिंग का, वैश्विक क्रेडिट रेटिंग्स। अब ये वैश्विक क्रेडिट रेटिंग होती क्या है एक्चुअली? तो किसी भी देश की जो वित्तीय स्थिति होती है, या फिर उसके कर्ज चुकाने की क्षमता कितनी है, कर्जा उतारने की क्षमता कितनी है किसी भी देश की, उसके आधार पर ये सोवरेन रेटिंग्स जो है वो जारी की जाती है। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है वो जारी की जाती है। और वर्ष 2025 के अंदर 3 प्रमुख जो वैश्विक रेटिंग एजेंसियां हैं, कौन कौन सी? ये वाली 3। इन 3 रेटिंग एजेंसियों ने भारत की जो संप्रभु क्रेडिट रेटिंग है, यानी सोवरेन क्रेडिट रेटिंग, उसको अपग्रेड किया है। तो ये सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन 3 वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है? तो इसके अंदर कौन कौन सी आती है? एक तो आती है आपके मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस, ठीक है। इसके अलावा S&P ग्लोबल रेटिंग्स, और तीसरी आती है R&I, ठीक है, यानी रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन। ये जापानी बेस्ड है। तो ये जो 3 एजेंसियां हैं, 3 प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसियां हैं, इन्होंने भारत की जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है, जिसका मतलब मैंने आपको समझाया, उसको अपग्रेड किया है। कौन सी 3 है? मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस, S&P ग्लोबल रेटिंग्स और R&I, यानी कि रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन। अब ये कारण क्या है, क्यों किया है? तो मैंने आपको बताया, किसी भी देश की जो कर्ज चुकाने की क्षमता है या उसकी जो वित्तीय स्थिति है, उसका आकलन इसमें किया जाता है। तो विवेकपूर्ण जो राजकोषीय प्रबंधन है, उसके कारण इस रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा राजकोषीय घाटे में निरंतर कमी कर रहा है भारत, ठीक है, जिस कारण से वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। इसी प्रकार से बेहतर राजस्व उछाल, टैक्स बाउंसी, और साथ ही साथ विकास प्रेरक पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करना, यानी पूंजीवाद की तरफ भारत जो है वो बढ़ रहा है। कैपेक्स है ना, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन सब कारणों के कारण जो है भारत की सोवरेन जो क्रेडिट रेटिंग है उसको 3 एजेंसियों ने अपग्रेड किया। क्लियर? अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट अपने जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो है आपके केंद्र सरकार के मुख्य जो घाटा है, घाटा संकेतक है, डेफिसिट इंडिकेटर्स है, उनको अपने पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर आपको एक चीज पहले से पता होनी चाहिए कि जो फाइनेंशियल ईयर
2022 था, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो बजट था उसके अंदर एक ग्लाइड पाथ निर्धारित किया गया था घाटे का। क्या निर्धारित किया गया था? ग्लाइड पाथ। और वो ग्लाइड पाथ क्या था कि वर्ष 2026 तक, फाइनेंशियल ईयर 2026 तक जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, वो 4.5% से नीचे लाया जाएगा। 4.5% से क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। तो ये आपसे प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर, वित्त वर्ष 2022 के अंदर जो ग्लाइड पाथ निर्धारित किया गया था वो क्या था, तो वो था कि वर्ष 2026 का जो वित्तीय वर्ष 2026 है उसके अंदर जो आपके राजकोषीय घाटा है उसको 4.5%, जीडीपी के 4.5% से जो है वो कम किया जाएगा या नीचे लाया जाएगा। तो अगर आपसे ग्लाइड पाथ पूछ लिया जाए तो ग्लाइड पाथ का मतलब है राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5% से नीचे लाया जाएगा वर्ष 2026 तक। ठीक है, अब चलते हैं अपने कुछ मेन आंकड़ों की तरफ, जिसके अंदर आपको कुछ आंकड़े समझने हैं। पहले तो मैं आपको इनके कंसेप्ट भी बता देता हूं साथ ही साथ। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा, ठीक है, तो आप बहुत ही सिंपली बताओगे कि कुल व्यय माइनस कुल आय, जितना भी टोटल व्यय है उसमें से अगर आप टोटल आय को माइनस कर दोगे तो ये राजकोषीय घाटा है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछूं राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा, तो आप सिंपली कहोगे कि जो राजस्व व्यय है, अगर हम इसमें से राजस्व आय को माइनस कर दें तो ये राजस्व घाटा है। ठीक है, साधारण परिभाषा। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि प्राथमिक घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, तो प्राथमिक घाटा आपको पता होना चाहिए जो आपके राजकोषीय घाटा है, इसमें से अगर अपने ब्याज भुगतान को माइनस कर दें तो उसको अपने बोलते हैं प्राथमिक घाटा। तो जो आपके राजकोषीय घाटा है, जो कुल घाटा है राजकोषीय घाटा, अगर इस राजकोषीय घाटे में से जो सरकार ब्याज भुगतान करती है, मैंने आपको बजट वाली क्लास में बताया था कि सरकार का जो रुपया है वो जाता कहां पर है, तो उधारी में तो आता है और सबसे ज्यादा ब्याज का भुगतान करने में जाता है। तो वो ब्याज जो भुगतान कर रही है सरकार, अगर हम उसको हटा दें राजकोषीय घाटे में से तो अपने पास में प्राथमिक घाटा जो है वो आ जाएगा। अब इसको समझने का क्या रीजन है? इसको समझने का रीजन ये है कि आपको जो आंकड़े हैं वो इजीली याद हो सकते हैं। जैसे राजकोषीय घाटा कुल में से निकाला जाता है, राजस्व घाटा अब कुल में पूंजीगत भी आता है और राजस्व भी आता है। ठीक है, राजस्व घाटा जो है वो सिर्फ राजस्व है, इसका मतलब ये राजकोषीय घाटे से तो कम ही होगा। फिर प्राथमिक घाटा जो है वो आपके ब्याज भुगतान को माइनस किया जाता है राजकोषीय घाटे में से, इसका मतलब ये भी कम ही होगा। ठीक है, तो इनके आंकड़े याद करने बहुत सिंपल है। अब अपने को आंकड़े देखने हैं, तो आंकड़ों के अंदर भी अपने को 2-3 आंकड़े देखने होते हैं। जैसे कि एक जो आंकड़ा है वो है फाइनेंशियल ईयर 2025 का, फाइनेंशियल ईयर 2025 का, जिसको अपने अनंतिम आंकड़ा बोलते हैं। ठीक है, अनंतिम। और एक अपने यहां पर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 26, जिसको अपने बजट अनुमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बजट अनुमान। इसको क्या बोलेंगे? बजट अनुमान। ये आंकड़े अपने को देखने हैं। और एक जो आंकड़ा है वो कोविड वर्ष का दिया हुआ है एक रेफरेंस के लिए, इसको याद नहीं करना है, याद सिर्फ ये 2 करने हैं। अब इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले तो राजकोषीय घाटे की बात करते हैं। ग्लाइड पाथ क्या था कि वर्ष 2026 तक जो राजकोषीय घाटा है उसको अपने को 4.5% से कम करना है। तो 2026 में जो अनुमानित है वो 4.4 है, जबकि यहां पर 4.8 है 2025 में, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला तो इसमें जो आंकड़ा है वो आपके होगा राजकोषीय घाटे का। ठीक है, राजकोषीय जो घाटा है
वो आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर जो अनंतिम अनुमान है कितना है, तो वो आपके है 4.8%। ठीक है, और जो आपके फाइनेंशियल ईयर 2026 है उसके अंदर कितना अनुमानित है, कितना बजट अनुमान है, ये जीडीपी का परसेंटेज है, ध्यान रखना। तो ये आपका, आप मुझे एक चीज बताओ, जो ग्लाइड पाथ था उसमें कितना निर्धारित था, 4.5% से कम करना था ना, तो कितना 4.4%, या फिर आप इसका आधा कर देना 8 का, तो उस साइड वाला आ जाएगा 4। तो 4.4% जो है वो अनुमानित है, बजट अनुमान है 2026 का राजकोषीय घाटे का। और अनंतिम अगर आपसे पूछ ले फाइनेंशियल ईयर 2025 का, तो 4.8% था। ठीक है, अब आपसे वो पूछेगा कि राजस्व घाटा कितना है, और एक पूछेगा प्राथमिक घाटा कितना है। एक क्या पूछेगा, प्राथमिक घाटा। बहुत सिंपल है, इन राजकोषीय घाटा अगर आपने याद कर लिया तो ये भी आप कर लोगे। तो इसमें ध्यान रखना ही आपको 3 माइनस करते हुए चलना है। जैसे जीडीपी के परसेंटेज की बात करें तो जो राजस्व घाटा है ये 1.7% था फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, जबकि अनुमानित कितना है, तो और कम किया जाएगा 1.5%। अनुमानित घाटा तो भाई कम करने का ही लक्ष्य रखा जाएगा ना, है ना, अनुमानित में तो कम ही दिखाएंगे हम घाटा। उसी प्रकार से जो प्राथमिक घाटा है वो कितना है आपके, तो वो है आपके 1.3% और 0.8%। 1.3% और 0.8% ब्याज भुगतान माइनस करने के बाद राजकोषीय घाटे में से। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन आंकड़ा कौन सा है, ये वाला राजकोषीय घाटा। ये तो आपको याद करना ही करना है। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 4.8% और फाइनेंशियल ईयर 26 में जो है वो 4.4%। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्लासेस देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। यार कोई कीड़ा है क्या तुम्हारे, सब्सक्राइब करने में जोर आता है क्या? सब्सक्राइब करो पहले तो, ताकि अब झंझट ना रहे आपको कि अगली क्लास आप तक पहुंचे या ना पहुंचे। इसका रीजन मैं बता रहा हूं कि एक व्यक्ति ने अभी कमेंट किया था, और बार बार एक ही कमेंट किया जा रहा है कि 1 से लेकर 15 जुलाई की नेशनल करंट अफेयर्स की क्लास करवा दो। अरे भाई यार, करवा तो रखी है यार, देखते क्यों नहीं? सब्सक्राइब किया नहीं है तभी तो पहुंच नहीं रही तुम तक। ठीक है, तो ये राजकोषीय घाटा है जो कि आपके 4.8% और बजट अनुमान 4.4%। ये आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी श्रद्धा सारू है। ठीक है, ये तो आपको एक रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, कोविड वर्ष में कितना था, इसको याद करने की नीड नहीं है। प्राथमिक घाटा मैंने आपको समझा दिया। अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए एग्जाम में, जिसकी संभावना रहती ही है, तो वो राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को माइनस करना है। अब आपसे एक चीज मैं अगर पूछूं कि अगर मान लो प्राथमिक घाटे में कमी की गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नई जो उधारी है, क्योंकि उधार का ही तो ब्याज भुगतान किया जाता है, सरकार जो उधार लेती है उसी का तो ब्याज भुगतान करती है। तो इसका मतलब अगर प्राथमिक घाटे में कहीं से भी कमी हुई है, तो इसका मतलब है कि जो नई उधारी है सरकार की, उसका उपयोग जो है वो मुख्य रूप से पुराने जो ऋण है उसका ब्याज चुकाने के लिए किया जा रहा है, ना कि वर्तमान राजस्व व्यय के लिए। ठीक है, सरकार जो है वो लोन लेती है, जो उधार लेती है, उसका उपयोग किसके लिए करती है? एक तो राजस्व व्यय के लिए, ठीक है, उसको एक्सपेंडिचर करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको अपने बोलते हैं, और एक वो जो है पुराने ऋणों का जो ब्याज जो है उसको भी चुकाती है इसके जरिए। लेकिन अगर मान लो प्राथमिक घाटे में कमी हो रही है निरंतर, तो इसका मतलब यही है कि सरकार पुराने ऋण जो है उनका ब्याज चुका रही है, इसी को ब्याज भुगतान बोलते हैं। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद पहले तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है तो जैसे वर्ष 2025 के अंदर भारत की जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है, आप इसको करो साथ साथ पॉज करके। भारत की जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है उसको अपग्रेड करने वाली प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसियों में कौन सी शामिल है? कौन सी शामिल है? मॉर्निंग स्टार DBRS बिल्कुल सही है, शामिल है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स बिल्कुल शामिल है। R&I ये भी शामिल है। फिच रेटिंग्स ये शामिल नहीं है। तो 1, 2 और 3 ही इसमें शामिल है, इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है,
अब आगे ये दिए हुए हैं, केंद्र सरकार के बजट अनुमानों के अनुसार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घाटा संकेतकों का सही युग्म कौन सा है। देखो, राजकोषीय घाटा बजट अनुमान में 4.4% है, बिल्कुल सही है। राजस्व घाटा बजट अनुमान में 1.5% है, बिल्कुल सही, और वास्तविक कितना 1.8। प्राथमिक घाटा 0.8% है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही है, तो इसमें आ जाएगा तीनों। ठीक है, प्राथमिक घाटे के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान का अंतर होता है, जो कि बिल्कुल सही है। प्राथमिक घाटे में निरंतर कमी यह दर्शाती है कि नई उधारी का बड़ा हिस्सा जो है वो वर्तमान राजस्व व्यय के स्थान पर पुराने ऋणों के ब्याज भुगतान में किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसके दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब राजस्व जो प्राप्तियां हैं और जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको अपने को देखना है। राजस्व प्राप्तियां, तो राजस्व प्राप्तियों में क्या क्या याद करना है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो महामारी से पूर्व और महामारी के पश्चात की स्थिति जो है ये सब आपको याद करने वाली नहीं होती है। ठीक है, ये आप राजस्थान वाली अच्छे से याद करो, भारत वाली आपको याद करने की इतनी नीड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप याद रखना चाहो तो आप महामारी पश्चात वाला आंकड़ा याद रखना, महामारी पूर्व वाला आंकड़ा याद करने की नीड नहीं है आपको, वो एक रेफरेंस के लिए दिया गया है। ठीक है, तो जो राजस्व प्राप्तियां हैं, अगर अपने राजस्व रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें या आय की अगर अपने बात करें, तो महामारी पश्चात का मीनिंग है फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर 25। महामारी पश्चात का मीनिंग है फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर 25। ठीक है, ये महामारी पश्चात है। इसके अंदर जो आपके राजस्व प्राप्तियां रही है, ठीक है, राजस्व प्राप्तियां, तो ये जो राजस्व प्राप्तियां रही है ये कितनी हो गई है, 9.1%। महामारी से पहले ये 8.5% थी, जो आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है कि ये जो है ये कितनी हो गई है, 9.1%। कितनी हो गई है, 9.1%। राजस्व प्राप्ति अब कितनी हो गई है, 9.1% जीडीपी की। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला आता है ग्रोस टैक्स रेवेन्यू कितना हो गया, सकल कर राजस्व कितना हो गया है। तो ये आपका हो गया है 11.5%। तो सकल कर राजस्व कितना हो गया है, सकल यानी कि ग्रोस कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू, ग्रोस टैक्स रेवेन्यू, तो टैक्स रेवेन्यू जो हो गया है वो 11.5% हो गया। ठीक है, ग्रोस टैक्स रेवेन्यू या फिर सकल कर राजस्व कितना हो गया, 11.5%, जबकि जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो 9.1% भी है। महामारी पश्चात की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर अपने बात करें प्रत्यक्ष कर जो है उसका हिस्सा, तो कुल कर राजस्व के अंदर प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी कितनी होगी, 58.8%। महामारी फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्यक्ष कर, ठीक है, प्रत्यक्ष कर, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रत्यक्ष कर, तो ये फाइनेंशियल ईयर 25 को अपने देख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 का जो प्रत्यक्ष कर है वो कितना है, 58.8%। प्रत्यक्ष कर कितना हो गया है, 58.8% रही है कुल राजस्व के, कुल कर राजस्व के अंदर प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी कितनी है, 58.8%। तो ये तीन आंकड़े आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एक, राजस्व प्राप्तियां कितनी, 9.1%। ठीक है, महामारी पश्चात। सकल कर राजस्व कितना, 11.5%। प्रत्यक्ष कर कितना हो गया फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर, 58.8%। ठीक है, चलो अब चलते हैं करदाता आधार की तरफ। तो करदाता आधार का मीनिंग है आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की जो संख्या है वो 9.2 करोड़ हो गई है फाइनेंशियल ईयर 25 में, आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नया आयकर अधिनियम 2025। जो नया आयकर अधिनियम 2025 है
इसको जो है अधिनियमित कब किया गया? 21 अगस्त 2025 को। तो न्यू टैक्स एक्ट, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, नया आयकर अधिनियम 2025 है। इसको जो अधिनियमित किया गया है वो अगस्त के अंदर किया गया है, 21 अगस्त 2025 को। ठीक है, 21 अगस्त 2025 को इसको अधिनियमित किया गया है, लेकिन इसको अभी तक लागू जो है वो नहीं किया गया है। ये लागू होगा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से। लागू कब से होगा? फाइनेंशियल ईयर 26-27, वित्त वर्ष 26-27 से ये जो है वो लागू होगा। ठीक है, यानी कि वर्तमान समय में ये लागू हो चुका है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 26-27 का मतलब क्या हो गया? 1 अप्रैल 2026 से, है ना, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027, क्योंकि ये सर्वे जो है 2025 का है, 2025 के वर्ष की ये समीक्षा कर रहा है, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये कब से लागू होगा? 2026-27 से। तो ये अब लागू हो चुका है वर्तमान समय के अंदर, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कि नया जो आयकर अधिनियम है वो आपका अधिनियमित कब हुआ था? 21 अगस्त 2025 को। और लागू कब से हुआ है? 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, चलो इसके बाद अपने बात करते हैं नज ढांचा। अब ये नज ढांचा क्या है? बेसिकली डेटा ड्रिवन बिहेवियर इंटरवेंशन जो है या नज ढांचा है वो क्या है? तो जो आयकर विभाग है, आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा दंडात्मक कार्यवाही करने की बजाय व्यवहारिक जो अर्थशास्त्र है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जिसको अपने बोलते हैं, और डेटा विश्लेषण के आधार पर इस दृष्टिकोण को जो है वो अपनाया गया। यानी नज दृष्टिकोण जो है, इसके अंदर आयकर विभाग जो है वो दंडात्मक कार्यवाही करने की बजाय व्यवहारिक अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है उनको फॉलो करता है, और इसके अलावा डेटा विश्लेषण जो है उसको फॉलो करता है। तो ये जो नज दृष्टिकोण है ये आपके दो चीजों पर आधारित है, एक तो व्यवहारिक अर्थशास्त्र पर और एक आपके डेटा विश्लेषण पर ये आधारित है। और इसके अंदर अगर अपने बात करें विदेशी परिसंपत्ति अभियान की, तो विदेशी जो परिसंपत्ति अभियान है उसके तहत 29,000 करोड़ से अधिक की विदेशी परिसंपत्ति और 1,000 करोड़ से अधिक की विदेशी आय की जो घोषणा है वो की गई है, जो आपको याद नहीं रखनी है। इसके अलावा धारा 80 जीजीसी कटौतियां जो है, जिसमें अत्यधिक गलत दावों में इतने करोड़ की कमी आई है, ये भी आपको याद नहीं करनी है। टीडीएस संशोधन जो है, जिसमें इतने बताया गया है, जो भी आंकड़ा दिया हुआ है ये आपको याद नहीं करना है। तो आपको बेसिकली इतना पता होना चाहिए कि नज दृष्टिकोण होता क्या है। नज दृष्टिकोण का मतलब होता है आयकर विभाग जो है वो दंडात्मक कार्यवाही करने की बजाय व्यवहारिक अर्थशास्त्र और जो आपके डेटा विश्लेषण है उस पर आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे पहला इसमें दिया हुआ है कुल कर राजस्व के अंदर प्रत्यक्ष कर का हिस्सा कितना है, तो ये तो आपके 58.8% है। ठीक है, महामारी पश्चात सकल कर राजस्व कितना है? सकल कर राजस्व 11.5% है, बताया था मैंने। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 9.2 करोड़ है, नहीं याद करना है। जीएसटी संग्रह और नॉमिनल जीडीपी में सहसंबंध ये अपने आगे देख ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद आयकर विभाग द्वारा दंडात्मक कार्यवाही के स्थान पर लागू किए गए नज ढांचे के अंतर्गत कौन से परिणाम प्राप्त हुए हैं? तो ये भी आपको याद नहीं करने हैं। 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी परिसंपत्ति की घोषणा हुई है। धारा 80 जीजीसी कटौतियों के गलत दावों में 2050 करोड़ की कमी आई है। रिटर्न संशोधन के माध्यम से अतिरिक्त 4825 करोड़ जो है वो टीडीएस प्रणाली में जुड़े हैं। तो मैं देख लेता हूं, इसमें यही है 4825, ठीक है, 2050, ठीक है, तो ये तीनों ही इसमें सही है। ठीक है, इसके बाद अपने चलते हैं, ये तो बात हुई आपके
प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की, जीएसटी की, वस्तु और सेवा कर की। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर में भी अपने बात किसकी कर रहे हैं, जीएसटी की। तो जो जीएसटी 2.0 आया है, जिसमें की नई दर संरचना आई है, उसको अपने को ध्यान से समझना है, वहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है जीएसटी 2.0 में से। अब सबसे पहले अगर अपने बात करें तो जीएसटी की वर्तमान स्थिति को अपने समझते हैं। जीएसटी की वर्तमान स्थिति क्या है? अगर हम करदाता आधार की बात करें तो वर्ष 2017 के अंदर जो 60 लाख थे, वो अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, 1.5 करोड़ से भी अधिक हो गए हैं जीएसटी के तहत करदाता आधार। ठीक है, तो 1.5 करोड़ से भी अधिक जो है करदाता आधार हो गया है जीएसटी का। पहले कितना था, 60 लाख। क्या आपको ये याद करना है? बिल्कुल भी नहीं। टोटल कलेक्शन की बात करें, सकल संग्रह की बात करें जीएसटी का, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 के दौरान लगभग अगर अपने बात करें तो 17.4 लाख करोड़ रुपए का सकल संग्रह जीएसटी का हुआ है, जिसमें कि ईयर ऑन ईयर वृद्धि हो रही है 6.7% की। ये भी याद नहीं करना है। फिर आता है सह संबंध, यानी कि जो जीएसटी संग्रह का नॉमिनल जीडीपी वृद्धि है, उसके साथ एक मजबूत सह संबंध है, जो कि है 0.92 का। ठीक है, जीएसटी जो संग्रह है, ठीक है, जीएसटी जो संग्रह है उसका जो नॉमिनल जीडीपी वृद्धि है, उसके साथ में एक सह संबंध है, वो कितना है, 0.92। ये तो हुई जीएसटी की वर्तमान स्थिति, जहां से कोई विशेष फैक्ट नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जीएसटी 2.0, जो कि जीएसटी परिषद की जो 56वीं बैठक है उसके अंदर अपनाई गई। ठीक है, 56वीं जो बैठक थी जीएसटी परिषद की, उसके अंदर जीएसटी की नई दर संरचना जो है वो लागू की गई, जिसके तहत अब ध्यान से समझ लेना, दर श्रेणी जो है जिसमें कि शून्य दर है। पहली जो दर श्रेणी है जिसको अपने बोलते हैं शून्य दर, उसके बाद आती है मेरिट दर, उसके बाद आती है मानक दर, और चौथी जो इसमें दर श्रेणी है वो है विशेष डीमेरिट दर। ये ध्यान से समझना, विशेष डीमेरिट दर। तो टोटल अगर अपने टैक्स स्लैब की बात करें, यहां पर जीएसटी 2.0 की बात अपने कर रहे हैं, ध्यान से समझना, जीएसटी 2.0, तो इसके अंदर अब टोटल 4 टैक्स स्लैब हैं, जिसके अंदर सबसे पहली आती है शून्य दर। दूसरी जो आपके टैक्स स्लैब आती है वो आपके आती है मेरिट दर, उसको क्या बोलते हैं अपने, मेरिट दर। तीसरी जो टैक्स स्लैब आती है उसको बोलते हैं मानक दर, की स्टैंडर्ड इतना है। ठीक है, और चौथी जो है वो आपके जीएसटी की जो टैक्स स्लैब है वो है विशेष डीमेरिट दर, विशेष डीमेरिट दर। ठीक है, तो ये टोटल 4 टैक्स स्लैब है। अब इनके अंदर दर कितनी है, तो शून्य दर तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये है 0%। ठीक है, इसमें 0% जीएसटी लगती है, इनमें जो भी वस्तुएं आती है वो आगे देखेंगे अपने। मेरिट दर जो है इसमें लगती है 5% की जीएसटी। मानक दर आप सबको पता है 18% है, आपने ये सुनी भी होगी कि 18% जीएसटी लगी, तो वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, विशेष डीमेरिट दर जो है वो है 40% की। ठीक है, ये आपके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जीएसटी 2.0 का। अब इसमें ध्यान से अगर आप समझो इसको, तो ये मैंने आपको समझाया। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर जीएसटी कितना परसेंट लगता है। शून्य दर में कौन कौन सी आती है, तो एक तो कुछ चुनिंदा जीवन रक्षक दवाएं हैं, वो आपके शून्य दर में शामिल होती है, यानी इन पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। यूएचटी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो मिल्क होता है, यूएचटी दूध, उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगती है। इसके अलावा जो भारतीय ब्रेड होती है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगती है। तो ये आपके अवेयरनेस के लिए भी है, अगर आपसे कोई इन चीजों पर जीएसटी ले रहा है तो आपको संभल जाना चाहिए। ठीक है, पैक्ड पनीर जो है उस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा है, इस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगती है। तो ये सब आपकी शून्य दर के अंदर आती है चीजें। ठीक है, इस टेबल में से प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान से समझ लेना इसको। फिर बात करते हैं मेरिट दर की, यानी कि किन चीजों पर 5% जीएसटी लगती है। तो एक तो आपके जो कृषि उपकरण है, या जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, तो इन सब पर जो है वो 5% जीएसटी लगती है।
इसके अलावा जो आपके उर्वरक इनपुट्स हैं, यानी कृषि से रिलेटेड चीज जो है उस पर 5% लगेगा। उर्वरक इनपुट्स हो गए, दवाएं और मेडिकल उपकरण है, इन पर 5% लगती है। इसके अलावा पैकेज्ड जो खाद्य सामग्री है उस पर, जैसे कि घी हो गया, मक्खन हो गया, नमकीन हो गया, इन सब पर 5% जीएसटी लगती है। कपड़ा है, यार्न है, इनके ऊपर 5% हो गई। हस्तशिल्प है, कपड़े का ही टाइप हो गया, ठीक है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरण हो गए, कृषि उपकरण, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, इन सब पर 5% जीएसटी लगती है। और अगर कोई होटल आवास है जिसका कि 7500 रुपये प्रतिदिन जो है वो खर्च है, अगर किसी कमरे को पोस्टिंग जो है उसकी 7500 रुपये प्रतिदिन की है, तो वहां आप 5% जीएसटी लगा सकते हो। तो ये आपकी पूरी की पूरी 5% वाली वस्तुएं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर 18% जीएसटी लगती है। 18% जीएसटी किन किन पर लगती है? तो आपके जो छोटी कार हैं, जो 350 सीसी की है, 350 सीसी की जो कारें हैं, उनके ऊपर जो है 18% की जीएसटी लगती है, ठीक है। इसके अलावा बस या ट्रक जो है, इस पर भी 18% जीएसटी लगती है। जो आपके ऑटो पार्ट्स हैं, इनके ऊपर भी 18% जीएसटी लगती है। एसी, ठीक है, एसी के ऊपर 18% जीएसटी लगती है। 32 इंच से अधिक के जो टीवी होते हैं उन पर भी 18% जीएसटी लगती है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी 18% जीएसटी लगती है। चौथी जो स्लैब आती है वो आती है विशेष डीमेरिट दर, जिसमें आती है 40% जीएसटी, जो किस पर लगती है? लग्जरी कारों के ऊपर लगती है। 350 सीसी से अधिक की जो मोटरसाइकिल है उस पर, और इसके अलावा जो लग्जरी व्हीकल्स होते हैं उन पर 40% जीएसटी लगती है, ठीक है। और इसमें पूर्व जो क्षतिपूर्ति उपकर है उसको मिलाया जाता है। तो इसको अपने ध्यान से समझना है, ये जीएसटी 2.0 है। इसको आप रिवाइंड करके वापस देख लेना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कर संरचना का, तो कर संरचना में ध्यान रखना दो चीजें आती है। एक तो होता है इनपुट, कर के अंदर एक तो इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो एक तो इनपुट के ऊपर भी टैक्स लगता है, एक आउटपुट पर भी टैक्स लगता है। अगर आउटपुट पर लगने वाला टैक्स जो है वो इनपुट पर लगने वाले टैक्स से ज्यादा है, तो ये तो आपके कर संरचना को बता रहा है, ये तो सामान्य सी चीज है। लेकिन यही स्थिति मैं उल्टी कर दूं कि इनपुट पर जो टैक्स लग रहा है वो आउटपुट पर जो टैक्स लग रहा है उससे ज्यादा है। इनपुट वाला अगर टैक्स आउटपुट से ज्यादा है तो ये दर्शाता है उल्टी कर संरचना को, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। ये भी पूछा जा सकता है उल्टी कर संरचना का मतलब क्या है। तो उल्टी कर संरचना का मतलब है जो इनपुट के ऊपर टैक्स लग रहा है वो आउटपुट से क्या है? ज्यादा है। आउटपुट से क्या है? वो ज्यादा है, ठीक है। ये होती है उल्टी कर संरचना। और जीएसटी 2.0 के तहत जो आपके इनपुट या मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उन पर जो दरें हैं वो घटाकर कितनी कर दी है? 12.5 से, या तो इसको 5% किया जाएगा या फिर 0% है ना, समाप्त भी किया गया है। और 5%, यानी कि जो आपके 12% वाली जो रेट थी उसको अब फिनिश कर दिया गया जीएसटी में से, ठीक है। जीएसटी 2.0 के तहत 12% वाला जो है उसको या तो 5% किया गया या फिर 0% में डाल दिया गया वस्तुओं को, ठीक है। यानी या तो समाप्त कर दिया गया है, स्ट्रक्चरली तो उसको समाप्त ही कर दिया गया है, ठीक है। ये पूरी की पूरी स्थिति। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। जैसे एक ऊपर रह गया था उसको कर देते हैं। एक तो ये देखो, जीएसटी संग्रह और नॉमिनल जीडीपी में सहसंबंध पॉइंट 92, तो इसका 1 2 3 4, ओके। फिर चलते हैं जीएसटी 2.0 के अंतर्गत जो सुधार हुए हैं उनके अंतर्गत निर्धारित कर दरों और वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो शून्य दर की अगर अपने बात करें तो शून्य दर के अंदर आपके व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा और चुनिंदा जीवन रक्षक दवाएं आती है, ये तो बिल्कुल सही है। 5% जो मेरिट दर है उसके अंदर अगर कोई होटल आवास 7500 रुपये प्रतिदिन उसका कॉस्ट है। इसके अलावा कृषि उपकरण है, पैकेज्ड खाद्य सामग्री है, इसके ऊपर तो 5% ही लगेगा, सही बात है। मानक दर 18%, लग्जरी कार और 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल
नहीं, इस पर लगता है 40% जीएसटी, ना कि 18%। और ये 40% लग्जरी वाहन और पूर्व क्षतिपूर्ति उपकर युक्त वस्तुएं तो है ही इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको ध्यान से पढ़ के चले जाना, ध्यान रखना। उल्टी कर संरचना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, आईडीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वह स्थिति है जिसमें तैयार उत्पाद यानी कि आउटपुट जिसको अपने बोलते हैं तैयार उत्पाद पर कर की कच्चे दर या फिर जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जिसको अपने इनपुट में शामिल करते हैं उसकी तुलना में अधिक होती है। ये कहना चाह रहा है कि उल्टी कर संरचना के अंदर आउटपुट पर जो कर की दर है वो इनपुट की तुलना में अधिक होती है। ये तो सामान्य कर संरचना है, ये उल्टा बता रहा है। ठीक है, जीएसटी 2.0 के तहत इनपुट वस्तुओं पर कर की दर घटाकर संरचनात्मक रूप से इसे समाप्त करने का प्रयास किया है 12% से 5% या 0%। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें केवल 2 ही सही है, ध्यान रखना। ये उल्टा लिखा हुआ है, ये सामान्य कर संरचना का फैक्ट है। ओके, चलो अब चलते हैं आगे। ये जो अगला टॉपिक है इसको आप ध्यान से समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यय की गुणवत्ता और सार्वजनिक ऋण। कितने टाइम की क्लास हो गई भाई? 41:10। ओके, ये 1.5 घंटे तक जा सकती है, संभावित है, कोई बात नहीं। चलो अब अपने बात करते हैं व्यय की गुणवत्ता और सार्वजनिक ऋण की। यानी इसके अंदर सबसे पहले अपने देखते हैं व्यय का पुनर्संतुलन, रीबैलेंसिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें क्या क्या चीजें देखेंगे? एक तो अपने देखेंगे राजस्व व्यय। आपने राजस्व प्राप्तियां पहले पढ़ ली, 9.8% थी समथिंग। ठीक है, अब अपने को राजस्व व्यय देखना है, राजस्व व्यय कितना है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आप महेश वर्णवाल या कोई और भी सोर्स फॉलो कर रहे हो इकोनॉमी के, उसमें इतनी ज्यादा आपको आर्थिक समीक्षा कवर्ड नहीं मिलेगी। इसमें अपने आर्थिक समीक्षा को पूरे अलग तरीके से ही पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना इसमें। ठीक है, आर्थिक समीक्षा जो है उसको अपने पूरा अलग ही पढ़ रहे हैं, इसलिए इतनी चीजें आपको डिटेल में मिलेगी यहां पर। वहां पर क्या होता है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही कवर्ड मिलती है और आर्थिक समीक्षा के कुछ पोर्शन देखने को मिल सकते हैं। पूरी आर्थिक समीक्षा वो लोग कवर नहीं करते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो राजस्व व्यय की अगर अपने बात करें तो राजस्व व्यय फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर कितना है? 10.9%। कितना है? 10.9%। कितना है? 10.9%। ये राजस्व व्यय है। अगर आपसे पूंजीगत व्यय पूछ ले, जिसको कैपेक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो महामारी पश्चात वर्षों के अंदर लगभग 3% है। वो कितना है? 3%। और प्रभावी जो कैपेक्स है वो है 4%। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पूंजीगत व्यय, दो इसमें शामिल है। एक तो पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय तो ध्यान रखना 4% है महामारी पश्चात के वर्षों में। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, प्रभावी इफेक्टिव पूंजीगत व्यय, जो अपने निवेश कर रहे हैं, बेसिकली पैसा, सरकार जो पैसा निवेश कर रही है, प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है वो कितना है? तो जो प्रभावी पूंजीगत व्यय है आपके, वो आपके है इसमें 3%। फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर ये कितना है? 3% है प्रभावी पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय पूछे तो 10.9% है, पूंजीगत व्यय आपसे पूछे तो 4%, प्रभावी पूंजीगत व्यय पूछे तो 3% है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्थिति है। अब अगर अपने बात करें ऋण से जीडीपी अनुपात की, ये मैंने आपको सार में भी पढ़ाया था, ऋण से जीडीपी अनुपात। ठीक है, ऋण से जीडीपी अनुपात की अगर अपने बात करें यहां पर, डेब्ट बाय जीडीपी रेशियो की अगर अपने बात करें तो इसमें क्या क्या जो है वो चेंजेस हुए हैं। एक तो ये नया राजकोषीय एंकर होगा, आगे आप पढ़ोगे इसको। वर्ष 2020 से अब तक
सामान्य सरकार का जो डेब्ट बाय जीडीपी अनुपात है उसमें लगभग 7.1% की कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 7.1% की कमी हुई है महामारी से लेकर अब तक। वर्ष 2020 से अब तक 7.1% की कमी हुई है ऋण बटा जीडीपी अनुपात के अंदर, ठीक है। और इसका जो मध्य अवधि लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो मध्य अवधि लक्ष्य है, तो वो कितना है? तो वो आपके 2031 तक निर्धारित किया गया है। मध्य अवधि लक्ष्य कब तक के लिए किया गया है? 2031 तक के लिए वो है 50% ±1। तो इसका मध्य अवधि लक्ष्य 2031 तक का जो निर्धारित किया गया है वो आपके है 49 से 51%, ठीक है। तो ये आपके 2031 तक का है 49 से 51% का, ठीक है। 50% ±1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 50% ±1%, तो ये 49-51 ही आएगा, ठीक है। तो ये ऋण बटा जीडीपी अनुपात आपका हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब ये तो थे टैक्स, जिसमें दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। नॉन टैक्स क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू कहां से लेती है सरकार? तो जो आपके ऊपर फाइन लगाए जाते हैं, जो शुल्क लेती है सरकार, ड्यूटी जो लगाती है, वो सब आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। उनको अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू में शामिल करते हैं। तो केंद्र का जो गैर कर राजस्व है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके महामारी पश्चात गैर कर राजस्व जो है वो स्थिर रहा है, कांस्टेंट रहा है, और जीडीपी के लगभग 1.4% के आसपास है। जीडीपी का लगभग 1.4% है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर अपने इसके डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स की बात करें तो आरबीआई से प्राप्त जो रिकॉर्ड अधिशेष है या फिर सरप्लस ट्रांसफर है, तथा सार्वजनिक बैंक या वित्तीय संस्थानों के बेहतर प्रदर्शन से इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वैसे तो ये स्थिर रहा है महामारी के पश्चात, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और जीडीपी के लगभग 1.4% के आसपास ये बना हुआ है। प्रमुख प्रेरक की अगर अपने बात करें तो आरबीआई से प्राप्त जो आपके सरप्लस ट्रांसफर हैं और सार्वजनिक जो बैंक हैं या कोई वित्तीय संस्थान है, उसके परफॉर्मेंस को बेटर होने की वजह से ये आपके बड़ा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। आरबीआई हस्तांतरण भी इसमें बताया गया है कितना कितना हुआ है, तो ये आपको याद करने की नीड नहीं है आंकड़े, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की गैर ऋण जो आपके पूंजीगत प्राप्तियां और विनिवेश हुआ है ना, ये तो अपने क्या पढ़ा? गैर कर राजस्व। अब अपने पढ़ रहे हैं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां और विनिवेश कितना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले अगर अपने बात करें ओएफएस, ओएफएस का मीनिंग क्या होता है? ऑफर फॉर सेल, है ना। तो ओएफएस जैसे आईपीओ होता है उसी प्रकार से ओएफएस होता है, ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल जो लेन देन हुई है फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात हो रही है, तो उसमें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है, ठीक है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक है, इन तीनों से कुल मिलाकर 17 करोड़ रुपए जो है वो जुटाए गए हैं। तो ओएफएस लेन देन, सिर्फ एक आंकड़ा आप इसमें याद कर लेना, ओएफएस लेन देन फाइनेंशियल ईयर 2026 का है, जिसके तहत अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, और जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, इनसे कितने करोड़ जुटाए गए हैं? 17 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके अलावा ये सब आपको कुछ भी याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। ये कुछ, हाँ, ये आप जरूर याद कर सकते हो, रणनीतिक विनिवेश, जिसमें कि वर्ष 2016 से अब तक टोटल 36 जो केंद्रीय क्षेत्र के उपक्रम हैं उनके रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी मिली है, जिसमें से 13 जो है वो पूर्ण हो चुके हैं। ये भी कोई इतना विशेष फैक्ट नहीं है, फिर भी एक नजर में अगर आप देखना चाहो तो 2016 से लेकर अब तक ऐसे 36 केंद्रीय क्षेत्र के जो उद्यम हैं उनको उनके रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें से 13 तो पूरे भी हो चुके हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है आपके कंपनी अधिनियम जो 2013 है, उसके अंदर एक संशोधन किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर संशोधन किया हुआ है, वो आप ध्यान से समझना। कंपनी एक्ट 2013 जो है उसमें क्या संशोधन किया गया है? तो उसमें संशोधन ये किया गया है, जो आपके सरकारी कंपनी है उसकी डेफिनेशन को चेंज किया गया है।
सरकारी कंपनी की जो परिभाषा है उसको चेंज किया गया है। सरकारी कंपनी की क्या परिभाषा थी? ऐसी कंपनी जिसका 51% स्वामित्व या तो केंद्र सरकार के पास में हो या फिर राज्य सरकार के पास में हो, उसको सरकारी कंपनी बोला जाता था। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसका 51% स्वामित्व या तो केंद्र सरकार के पास में हो या राज्य सरकार के पास में हो, उसको सरकारी कंपनी बोलते थे। तो अब संशोधन कितना हुआ है? तो 26% स्वामित्व भी अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार का है तो भी आप उसको सरकारी कंपनी बोल सकते हो। ये संशोधन जो है वो किया गया है। अगर 26% भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व है किसी कंपनी पर तो उसको आप सरकारी कंपनी के दायरे में रख सकते हो। वर्तमान नियमों के अनुसार सरकारी कंपनी के लिए न्यूनतम जो हिस्सेदारी है वो 51%, आप सबको पता है, और ये जो न्यूनतम सीमा है इसको 26% करने का विचार है, ये नया प्रस्ताव है। ठीक है, क्योंकि जो आपके स्पेशल रेजोल्यूशंस है उसके अधिकार सुरक्षित करने के लिए 26% स्वामित्व जो है वो पर्याप्त होता है। इससे सरकार को प्रभावी नियंत्रण बनाए रखते हुए अपनी हिस्सेदारी का बेहतर मुद्रीकरण, OFS जो है, ऑफर फॉर सेल, उसकी सुविधा मिलेगी। ठीक है, यानी कैपिटलिज्म जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये एक आप ध्यान रखना है। नया प्रस्ताव कितने पर चल रहा है? 26% का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट राजस्व व्यय और सब्सिडी युक्तिकरण की तरफ, जिसके तहत अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्व व्यय में कमी कितनी हुई है, राजस्व व्यय में कितनी कमी हुई है, तो आपको पता ही है राजस्व व्यय कितना फाइनेंशियल ईयर 2025 में अभी ऊपर देखा था 10.9%, और बजट एस्टीमेट जो लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि 1.1% जो है इस राजस्व व्यय का वो सब्सिडी के अंदर खर्च किया जाएगा। बजट अनुमान कितना है? 1.1% का है कि 1.1% जो है वो सब्सिडी के अंदर सरकार जो है वो खर्च करेगी। अब इसके अंदर जो सब्सिडीज दी जाएगी वो कौन कौन सी सब्सिडीज होगी? क्या आपको वो आंकड़ा याद करना है कि कितनी सब्सिडी मिलेगी, या आपको सिर्फ क्रम याद करना है? तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता देता हूं सब्सिडी का। सबसे पहली बात तो जितना भी आपके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, राजस्व जो व्यय है जो कि 10.9% है, उसमें से 1.1% जो है वो सब्सिडी पर खर्च करेगी सरकार फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर, बजट अनुमान है। ठीक है, इस जो सब्सिडी पर खर्च होगा इसमें सबसे ज्यादा खर्च जो होगा वो होगा खाद्य सब्सिडी पर। किस पर होगा? खाद्य सब्सिडी पर, फूड सब्सिडी पर। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा खर्च होगा वो होगा उर्वरक सब्सिडी पर या फिर आपके फर्टिलाइजर सब्सिडी पर। और तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा खर्चा होगा वो होगा पेट्रोलियम सब्सिडी पर। किस पर होगा? पेट्रोलियम सब्सिडी पर। तो एक तो आपको ये क्रम पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किस पर होगा, तो खाद्य पर, फिर उर्वरक पर, और फिर होगा पेट्रोलियम पर। अब इसके अंदर कितना होगा? तो यहां पर 2 लाख करोड़ याद रखना है, यहां पर 1.6 लाख करोड़ याद रखना है, यहां 0.12 लाख करोड़ याद रखना है। ना रखोगे तो भी चल जाएगा, 2 याद रख लेना, 1 रख लेना और 0 याद रख लेना, ऐसे याद कर लेना भले। ठीक है, तो ये आपके सब्सिडी की बात हुई। अगर आप पूछोगे डीबीटी से क्या लाभ हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से क्या लाभ हुआ है, कितनी ट्रांसपेरेंसी आई है, तो पिछले 1 दशक के अंदर डीबीटी के कारण जो है, डीबीटी के कारण जो राजकोषीय लीकेज होती है, राजकोषीय जो रिसाव जिसको अपने बोलते हैं, 3.48 लाख करोड़ रुपए का जो राजकोषीय रिसाव है उसको रोका गया है। तो ये डीबीटी से लाभ हुआ है। इसके बाद आती है क्रॉस सब्सिडी। ठीक है, क्रॉस सब्सिडी क्या होती है? तो एक कोई विशेष वर्ग या फिर एक विशेष उत्पाद के ऊपर जो सब्सिडी होती है सरकार के द्वारा उसको बोलते हैं क्रॉस सब्सिडी। तो क्रॉस सब्सिडी के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए, 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो रेलवे है और एक है विद्युत क्षेत्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो रेलवे क्षेत्र है उसके अंदर क्या मुद्दा है, तो पहली बात तो उसकी समस्या क्या है। रेलवे क्षेत्र की समस्या ये है कि माल ढुलाई जो है उससे जो प्राप्त लाभ है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? यात्री किराए के घाटे की भरपाई के लिए किया जाता है। जो यात्री किराया, रेलवे को जो घाटा होता है वो होता है यात्री किराए का। यात्री किराए का जो घाटा है उसकी भरपाई किससे की जाती है? माल ढुलाई से जो प्राप्त लाभ होता है रेलवे को उससे की जाती है। ये बड़ी समस्या है। सुधार क्या हो सकता है? सुधार ये हो सकता है कि जो माल भाड़ा दर है उसको व्यवहारिक बनाने से जो माल परिवहन है उसका सड़क से
रेलवे की ओर मॉडल शिफ्ट होगा और लॉजिस्टिक लागत भी कम आएगी। माल भाड़ा जो दर हैं उनको अगर व्यवहारिक बना दिया जाए तो जो माल परिवहन है लोग ज्यादा से ज्यादा रेलवे से करना प्रेफर करेंगे। फिर सड़कों जो सड़क है मतलब जो आपके अदर सड़क परिवहन है उससे रेलवे परिवहन की तरफ शिफ्ट होंगे और लॉजिस्टिक की जो लागत है वो भी कम आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार सुधार हो सकता है। फिर जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की क्या समस्या है? तो जो आपके औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ता है उनसे अधिक टैरिफ वसूल कर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी देना। जो घरेलू और कृषि उपभोक्ता है उनको सब्सिडी देती है सरकार, लेकिन इसके लिए वो क्या करती है, जो औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं उनसे अधिक टैरिफ वसूलती है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि जो यात्री किराए का घाटा होता है उसकी भरपाई किससे करती है? माल ढुलाई से। तो इसी को तो क्रॉस सब्सिडी बोलते हैं। किसी एक से ज्यादा ले ली, बेसिकली रॉबिन हुड टाइप काम कर दिया सरकार ने, है ना। अमीरों से पैसे लेके गरीबों को दे दिए, उस टाइप का सिस्टम है। ठीक है, तो औद्योगिक और जो वाणिज्यिक उपभोक्ता होते हैं उनसे अधिक टैरिफ वसूल लेती है और वो फिर किसको सब्सिडी के रूप में दे देती है? घरेलू और जो कृषि उपभोक्ता हैं उनको। अब इसमें सुधार के लिए क्या किया गया है? तो इसके लिए विद्युत संशोधन विधेयक जो है 2025 इसको पेश किया गया है। विद्युत संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया है जिसमें कि लागत आधारित जो टैरिफ है उसको अनिवार्य बनाना। सबसे मेन इसका उद्देश्य क्या है? जो कोस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ है, लागत आधारित जो टैरिफ है उसको अनिवार्य बनाना। इसके लिए 5 वर्षों के भीतर विनिर्माण जो उद्यम है, रेलवे है, मेट्रो रेल है, ठीक है, इनके द्वारा वहन की जाने वाली क्रॉस सब्सिडी को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रावधान जो है वो किया गया है। विद्युत संशोधन विधेयक 2025 के तहत जो आपके लागत आधारित टैरिफ है उसको अनिवार्य बनाया जाएगा और 5 वर्षों के भीतर जो विनिर्माण उद्यम, रेलवे और मेट्रो रेल है उनके द्वारा वहन की जाने वाली क्रॉस सब्सिडी को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। जैसे कंपनी अधिनियम के अंदर सरकारी कंपनी की परिभाषा में नीतिगत संशोधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी कंपनियों के संचालन को पूरी तरह निजी क्षेत्र को सौंपना। तो पूरी तरह निजी क्षेत्र को तो नहीं सौंपा जाएगा क्योंकि 26% ओनरशिप जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता सीमा को 51% से घटाकर 26% करना, जिससे जो विशेष प्रस्ताव है उनके अधिकार सुरक्षित होते हुए जो विनिवेश या मुद्रीकरण है उसको बढ़ावा मिले। तो बिल्कुल सही है, बी ही इसका सही आंसर है। इसके अलावा ये सब तो ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कथन जो है वो है आपके केंद्र सरकार ने राजकोषीय समेकन के लिए कठोर 3% राजकोषीय सीमा के स्थान पर, अच्छा ये नेक्स्ट अपने करेंगे बाद में कंसेप्ट पढ़ने के बाद। हाँ, ये प्रश्न आप देख लो। बजट अनुमान के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न मदों में दी जाने वाली सब्सिडी का घटता हुआ क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा सब्सिडी सरकार देती है खाद्य सब्सिडी, फिर उर्वरक सब्सिडी और फिर पेट्रोलियम सब्सिडी। तो आंसर हो गया बी। विद्युत संशोधन विधेयक 2025 के अंदर क्रॉस सब्सिडी को कम करने के लिए क्या प्रावधान किया गया है? घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली को पूर्णतः निःशुल्क करना? नहीं। सभी कृषि कनेक्शन पर 100% सब्सिडी समाप्त करना? नहीं। लागत आधारित जो टैरिफ है उसको अनिवार्य करना और 5 वर्षों के अंदर विनिर्माण उद्योग, रेलवे और मेट्रो जो है इनके ऊपर क्रॉस सब्सिडी को समाप्त करना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जो कि है सार्वजनिक व्यय के अंदर प्रौद्योगिकी, टेक ड्रिवन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। अब आगे अपने देखने वाले हैं जो वित्तीय सुधार जिनके अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो किस किस प्रकार से किए जा रहे हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला आता है JIT यानी कि जस्ट इन टाइम फंड रिलीज प्रणाली। JIT का क्या मीनिंग होता है? जस्ट इन टाइम फंड रिलीज प्रणाली। पहले कौन सा मॉडल होता था? पहले होता था क्रेडिट पुश मॉडल, जिसके तहत जो अग्रिम राशि है
वो जारी करना, जिससे कि जो आइडल फंड्स होते हैं वो पड़े रहते थे। आइडल फंड एक प्रकार के निरर्थक, जैसे किसी के पास में पैसा पड़ा है उसका यूज नहीं हो रहा तो उसको आइडल फंड बोलते हैं, ठीक है। तो अग्रिम राशि जो है इसके तहत जारी कर दी जाती थी, जिससे कि आइडल फंड जो है वो पड़े ही रह जाते थे। ये क्रेडिट पुश मॉडल था, ये पहले चलता था। अब नया मॉडल कौन सा है, वो है डेबिट पुल मॉडल। वो क्रेडिट पुश मॉडल है, ये डेबिट पुल मॉडल है, जिसके तहत केवल वास्तविक व्यय होने पर ही जो है फंड रिलीज किया जाएगा, ठीक है। वास्तविक व्यय अगर हुआ है तभी फंड रिलीज होगा, इसको अपने बोलते हैं डेबिट पुल मॉडल। तो ये जस्ट इन टाइम जो फंड रिलीज प्रणाली है उसका हिस्सा है। इसी प्रकार से एक इसी के अंदर आता है SNA स्पर्श। SNA स्पर्श जो है वो आपके राज्य स्तरीय योजनाओं के लिए जो है वो जरूरी है। SNA स्पर्श जो है वो राज्य स्तरीय योजनाओं हेतु है, जबकि एक है ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट जो है वो आपके 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की परिव्यय वाली जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं उनके लिए लागू किया गया है। तो ये आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट किसके लिए लागू हुआ है, 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की परिव्यय वाली जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं उनके लिए। SNA स्पर्श ध्यान रखना राज्य स्तरीय योजनाओं के लिए है, ठीक है। और TSA या कि ट्रेजरी सिंगल अकाउंट किसके लिए है, 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक परिव्यय वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए। इसके बाद आता है ROPDS। ROPDS क्या है, तो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसके अंदर मार्ग अनुकूलन जो है उसकी बात करता है ROPDS। ROPDS का मतलब है सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, PDS है, उसके अंदर मार्ग अनुकूलन। अब वो मार्ग अनुकूलन कैसे होगा, तो पहली बात तो ये जो प्रणाली है ये किसने विकसित की है, तो ये विकसित की है आपके IIT दिल्ली और UNWFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है UN की संस्था, इन दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया है। IIT दिल्ली और UNWFP जो है इनके सहयोग से विकसित हुई है ROPDS। इसके बाद अगर बात करें तो ये एक एल्गोरिदम आधारित प्रणाली है। अगर परिणामों की बात करें तो परिवहन दूरी के अंदर 50% तक और CO2 उत्सर्जन के अंदर 35% तक की जो है वो कमी की जाएगी इसके तहत। तो ROPDS की अगर अपने बात करें, ROPDS तो सबसे पहले तो इसको IIT दिल्ली और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इन्होंने मिलकर विकसित किया है। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन्होंने मिलकर विकसित किया है, ठीक है। दूसरा जो है ये एक एल्गोरिदम आधारित प्रणाली है। तीसरा है इसमें जो परिवहन दूरी है वो 50% तक, ठीक है, परिवहन दूरी के अंदर 50% और जो आपके CO2 उत्सर्जन है उसमें कितनी कमी होगी, 35%। 50% तो परिवहन दूरी में कमी की जाएगी और 35% किस में की जाएगी, वो आपकी की जाएगी CO2 उत्सर्जन के अंदर, CO2 इमिशन के अंदर। तो ये है ROPDS। इसके बाद अगर अपने बात करें तो अगला सेगमेंट है पूंजीगत व्यय और राज्य वित्त का, जिसको आप ऑलमोस्ट छोड़ सकते हो, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। क्षेत्रवार हिस्सेदारी इसमें आप अगर करना चाहो कि जो जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, पूंजीगत व्यय है, उसका 50% से भी अधिक जो हिस्सा है वो कहां पर इन्वेस्ट किया जाता है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग के अंदर और रेलवे क्षेत्रों के अंदर। अगर आपसे पूछ ले सरकार जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, पूंजीगत व्यय जो सरकार करती है, निवेश जो करती है, वो कहां करती है, सड़क परिवहन और राजमार्ग और रेलवे क्षेत्र के अंदर 50% से भी अधिक जो पूंजीगत व्यय है वो करती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राज्य वित्त और घाटा संकेतक। स्टेट फाइनेंस की बात करते हैं, स्टेट्स का जो फाइनेंस है उसकी बात करते हैं और उनका घाटा संकेतक देखते हैं। तो इसके अंदर जो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, सभी राज्यों का मिलाकर जो संयुक्त राजकोषीय घाटा निकाला जाता है वो कितना है, ये आपको याद करना है। संयुक्त राजकोषीय घाटा, संयुक्त राजकोषीय घाटा। अगर हम संयुक्त राजकोषीय घाटा देखें यहां पर, ठीक है, तो संयुक्त राजकोषीय जो घाटा है वो कितना है महामारी पश्चात, 2.8% है GDP का, ठीक है।
जो हाल ही के वर्षों के अंदर बढ़कर हो गया है 3.2%। तो इसके अंदर दो आंकड़े हैं, एक तो ये पूछेगा आपका महामारी के पश्चात कितना, महामारी पश्चात कितना संयुक्त राजकोषीय घाटा, और दूसरा आपसे पूछ लेगा एग्जैक्टली कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर ये कितना रहा। तो अगर आपसे पूछ ले महामारी पश्चात वर्षों के अंदर, तो ये लगभग जीडीपी का 2.8% था एवरेज, और फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर अगर आपसे पूछ ले तो ये हो जाएगा 3.2%। तो संयुक्त राजकोषीय घाटा जो है वो कितना हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 25 का 3.2%, महामारी पश्चात वर्षों में 2.8%। तो ये आप इसको बहुत ही अच्छे से समझना, फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 3.2% है संयुक्त राजकोषीय घाटा। इसके अलावा एक स्पेशल असिस्टेंट स्कीम भी होती है केंद्र सरकार की, जो SASCI है, जो कि आपके पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता देती है। इसको आगे बहुत डिटेल में अपने पढ़ेंगे। इस योजना को अगर अपने हटा दें, ठीक है, क्या होता है कि केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसके लिए ब्याज क्या लोन देती है उसके लिए। तो अगर हम उसको हटा दें उस लोन को, तो राज्यों का जो घाटा आएगा वो 2.8% हो जाएगा। तो राज्यों का जो संयुक्त घाटा है वो कितना हो जाएगा 2.8% हो जाएगा, जो कि 3.2% है ना। अगर हम इसमें से SASCI को हटा दें, अगर इसमें से SASCI को हटा दें तो ये कितना हो जाएगा 2.8% हो जाएगा। राजस्व घाटे के अंदर कितनी वृद्धि वगैरह है तो ये आपको याद करने की नीड नहीं है, 0.7%। इसके अलावा राजस्व अधिशेष वाले जो राज्य हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर 19 राज्यों में राजस्व अधिशेष था। ये आप फैक्ट याद कर सकते हो कि 2019 के अंदर, तो नाम से 19 है तो 19 राज्य हो गए। 2019 के अंदर फाइनेंशियल ईयर में 19 राज्यों में रेवेन्यू सरप्लस था, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर घटकर केवल और केवल 11 राज्यों में ही रह गया है। रेवेन्यू सरप्लस जो है वो अब 11 राज्यों में ही रह गया है। 19 के अंदर ये 19 राज्यों में था, लेकिन अब 2025 वाले वित्तीय वर्ष में ये 11 राज्यों में ही है राजस्व अधिशेष। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्यों की राजस्व प्राप्तियों की संरचना को, तो राज्यों की जो राजस्व प्राप्तियां हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो राजस्व का स्रोत है वो है राज्यों का स्वयं का कर राजस्व। इसको आप राजस्थान वाली आर्थिक समीक्षा से रिलेट करके अच्छे से समझ सकते हो। तो सबसे ज्यादा जो राज्य पैसा कमाते हैं या फिर राजस्व प्राप्त करते हैं, या जो राजस्व प्राप्तियां हैं राज्य की सबसे ज्यादा, वो होती है उनके स्वयं के जो कर राजस्व होते हैं, जो स्वयं राज्य टैक्स लगाते हैं, जिसको अपने बोलते हैं SOTR। स्वयं का जो कर राजस्व होता है राज्यों का, वहां से सबसे ज्यादा प्राप्तियां होती है, जो कि आपके लगभग 50% है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, यानी कि सबसे बड़ा स्रोत है ये, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है केंद्रीय करों के अंदर हिस्सेदारी। राज्यों की केंद्रीय करों में भी हिस्सेदारी होती है और वहां से भी राजस्व प्राप्त होता है राज्यों को। वो कितना है तो वो 32% है लगभग, और दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। पहला तो राज्यों का स्वयं का कर राजस्व हो गया, दूसरा हो गया केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी, और तीसरे नंबर पर जो सहायता अनुदान उनको मिलता है, ग्रांट इन एड जो मिलता है, सहायता अनुदान मिलता है, ये उनका तीसरा मुख्य स्रोत है राजस्व प्राप्तियों का। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंपल कि राज्यों की राजस्व प्राप्तियों की क्या संरचना है, तो सबसे ज्यादा उनको राजस्व मिलता है राज्यों के स्वयं के कर राजस्व से, जो कि लगभग 50% है। दूसरा नंबर आता है केंद्रीय करों के अंदर उनकी जो हिस्सेदारी है, वहां से 32%। फिर जो सहायता अनुदान मिलता है उनको, वो तीसरा मुख्य स्रोत है, जिसके अंदर जीएसटी की क्षतिपूर्ति भी शामिल है। इसके बाद ये मैंने आपको बताया था SASCI योजना, यानी कि स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट, यानी विशेष सहायता टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए एक विशेष सहायता योजना चलाता है। किस लिए? कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना, पूंजीगत विनिवेश के लिए। तो राज्यों के राजस्व पर दबाव के बावजूद उनका जो पूंजीगत व्यय है, कैपेक्स जो है, उसको सुरक्षित रखने के लिए केंद्र जो है वो ये योजना चलाता है, जिसके तहत राज्यों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो प्रदान किया जाता है।
50 साल का ब्याज मुक्त, कोई भी ब्याज उस पर नहीं देना है। ये केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्रोवाइड करवाती है, लेकिन किस लिए करवाती है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, इसका पूंजीगत व्यय करना है या विनिवेश करना है, उसके लिए 50 साल का जो है लोन इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है, जिस पर कोई भी ब्याज जो है वो नहीं देना राज्य को। ठीक है, और इसके आवंटन में वृद्धि वगैरह की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर अगर अपने बात करें तो ये लगभग आप मान के चलो 1.50 लाख करोड़, है ना, 1,50,000 इस टाइप से समझ सकते हो, या 1.50 लाख करोड़ जो है आवंटन हुआ है फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। इसके अलावा अगर ये 1.50 लाख करोड़ का जो बजट विभाजन है, इसको अगर अपने समझें थोड़ा सा, तो ये आता है शर्त मुक्त सहायता। पहला इसका फैक्टर है शर्त मुक्त सहायता। अब ये कितनी है तो ये आप छोड़ सकते हो, इसमें इतना समझ सकते हो राज्य अपनी प्राथमिकता के अनुसार इसका उपयोग करेंगे। जो अनटाइड कंपोनेंट है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है राज्य के ऊपर कि इसको किस प्रकार से यूज करना है, तो ये 68,000 करोड़ की है। ठीक है, इसके बाद दूसरी टाइड कंपोनेंट सुधार आधारित या क्षेत्र विशिष्ट, वो है 80,000 करोड़ की। और तीसरी असाधारण राजस्व कमी वाले राज्यों के लिए 2,000 करोड़। तो इसमें सिर्फ आप इतना याद रख लेना कि सबसे ज्यादा जो है वो आपके हैं ये जो टाइड कंपोनेंट है ये, उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद शर्त मुक्त अनटाइड है, और तीसरे नंबर पर असाधारण राजस्व कमी वाले राज्यों हेतु। प्रभाव वगैरह क्या है, तो इसके कारण राज्यों का जो पूंजीगत व्यय है वो जीडीपी का 2.37% पर जो है बना रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। इसके बिना यह घटकर 1.92% ही रह जाता। मतलब ये जो केंद्र सरकार राज्यों को जो सहायता प्रदान कर रही है इस योजना के तहत, उस कारण से जो राज्यों का पूंजीगत व्यय है वो 2.37% पर है, नहीं तो ये कितना होता, सिर्फ 1.92% होता। ठीक है, तो ये इसका महत्व है। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। सार्वजनिक व्यय प्रबंधन के अंदर लागू JIT जस्ट इन टाइम फंड रिलीज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो पहला है कि यह अग्रिम राशि जारी करने वाले पुराने क्रेडिट पुश मॉडल पर आधारित है। पहली बात तो पुराने पर तो क्यों ही आधारित होगा। दूसरा है यह डेबिट पुल मॉडल पर काम करती है, जिसमें केवल वास्तविक व्यय होने पर ही फंड रिलीज होता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, SNA स्पर्श प्रणाली का उपयोग केवल गैर वित्तीय संस्थानों के ऑडिट के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है, इसमें वित्तीय संस्थान भी हैं। TSA प्रणाली केवल 10 करोड़ रुपए से कम परिव्यय वाली योजनाओं पर लागू होती है, शायद 100 करोड़ का है ना, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका बी आंसर हो गया। फिर बात करते हैं ROPDS की, तो इसके संदर्भ में क्या सत्य है? तो पहला है इसे IIT दिल्ली और UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इसको बनाया, बिल्कुल ठीक है। इसमें परिवहन दूरी में 50%, CO2 उत्सर्जन में 35% कमी, और वार्षिक लगभग 250 करोड़ रुपए की बजटीय बचत जो है वो दर्ज की गई, जो आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका। अगला है SASCI योजना के प्रावधानों में क्या शामिल है? राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त, ठीक है। 2025-26 के लिए इसका कुल बजट आवंटन कितना हुआ है? 1,50,000, ठीक है। इस योजना के तहत दी जाने वाली कुल राशि का 100% हिस्सा केवल अनटाइड के रूप में खर्च किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूर अनटाइड के रूप में खर्चा जाता है, लेकिन 100% नहीं। इसके अलावा टाइड में भी कुछ खर्चा होता है, तो 1 और 2 ही इसमें सही है। राज्य वित्त संरचना के संदर्भ में राज्यों की राजस्व प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो उनके स्वयं के जो कर राजस्व होते हैं वो सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरे नंबर पर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है। तीसरे नंबर पर जो सहायता अनुदान है वो आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने बिना शर्त नकद अंतरण। ठीक है, बिना शर्त
नकद अंतरण, जिसको अपने बोलते हैं यूसीटी, यानी कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। अब ये क्या है, क्या आपको ये पूरा पढ़ना है? तो ऐसी आवश्यकता नहीं है। राज्यों के द्वारा शुरू की गई बिना शर्त नगद सहायता योजनाओं जो है उनका विश्लेषण किया जाता है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, जिसके अंदर वित्तीय भार का आंकड़ा दिया हुआ है, राजकोषीय दबाव का आंकड़ा दिया हुआ है कि यूसीटी कानून यूसीटी लागू करने वाले लगभग आधे राज्य जो है वो राजस्व घाटा जो है उसका सामना कर रहे हैं। राजस्व घाटे का क्या मतलब है? राजस्व घाटे का मतलब है कि उनका जो खर्चा है वो तो ज्यादा हो रहा है, आय हो रही है कम। प्रतिबद्ध व्यय, कमिटेड एक्सपेंडिचर की अगर अपने बात करें तो वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी मिलाकर राज्यों की कुल प्राप्तियों का 62% हिस्सा खर्च कर देते हैं। ये सब आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है, ये एक रेफरेंस है बस। इसके अलावा ये मेटा एनालिसिस हुआ है एनबीईआर का, वैश्विक अध्ययन और समाधान। तो इसमें कहा गया है कि यूसीटी से अल्पकालिक उपभोग और खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है, लेकिन शिक्षा, पोषण और गरीबी उन्मूलन के अंदर इससे स्थायी सुधार नहीं होता है। जो यूसीटी होती है, यूसीटी का मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर जो करती है सरकार, ठीक है, उससे क्या होता है? अल्पकालिक एक बार के लिए उपभोग और खाद्य सुरक्षा जो है उसमें तो सुधार हो जाता है, लेकिन इससे शिक्षा, पोषण और गरीबी उन्मूलन, इनमें कोई स्थायी सुधार नहीं होगा। वही बात है कि अगर आप किसी गरीब को पैसे दे दोगे तो वो अमीर थोड़ी हो जाएगा, है ना, वो स्थायी सुधार नहीं है गरीबी का। वैश्विक मॉडल की अगर अपने बात करें तो मैक्सिको की प्रोग्रेसा जो है और ब्राजील की बोल्सा फैमिलिया जैसी योजनाओं के अंदर नकद हस्तांतरण को स्कूल उपस्थिति और स्वास्थ्य जांच की शर्तों से जो है वो जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक है, आपके सिलेबस से लिंक्ड नहीं है, तो यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। सबसे मेन जो है वो ये वाला है, केंद्र का ऋण प्रबंधन और नई राजकोषीय नीति, ठीक है। नई राजकोषीय नीति क्या है उसको आपको ध्यान से समझना है। तो इसके अंदर एक तो आता है केंद्र का जो ऋण से जीडीपी अनुपात है, ये आपको मैंने बता ही दिया था। केंद्र का ऋण से जो जीडीपी अनुपात है वो फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर कितना हो गया है? 55.7%। जीडीपी का कितना? 55.7%। ये मैंने आपको प्रस्तावना और सार वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था। तो ऋण से जो जीडीपी अनुपात है, ऋण से जीडीपी अनुपात ये कितना है? 55.7%, ठीक है, 55.7% है। और अब आता है नया राजकोषीय एंकर। नया राजकोषीय एंकर क्या है? तो उसके अंदर जो आपके मध्य अवधि लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं नए राजकोषीय एंकर की या नई राजकोषीय नीति की। नया राजकोषीय एंकर, अब ये ध्यान से समझ लेना, नया राजकोषीय एंकर क्या है। तो इसके अंदर जो ऋण बटा जीडीपी है, डेब्ट बाय जीडीपी रेशियो है, इसमें जो है नया लक्ष्य, मध्य अवधि लक्ष्य निर्धारित किया गया है फाइनेंशियल ईयर 31 के लिए। कितना? तो मैंने आपको बताया था 50% ±1%, यानी 49 से 51% का, 31 मार्च 2031 तक। फिर अगर अपने यहां पर बात करें तो 3% जो है राजकोषीय घाटा जो लक्ष्य है उस पर विचार किया जा रहा है एफआरबीएम एक्ट के तहत। एफआरबीएम एक्ट की अगर अपने बात करें तो एफआरबीएम एक्ट 2003 के अंदर आया था, ठीक है, जिसमें राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ऋण बटा जीडीपी अनुपात जो है वो निर्धारित किया गया था, और उसमें तमाम संशोधन होते रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपने बात करें तो वर्तमान वैश्विक जो है निश्चितताएं हैं, उनके कारण 3% का जो कठोर दायरा है उसको बनाए रखने की बजाय ऋण बटा जीडीपी अनुपात जो है उसको राजकोषीय एंकर जो है वो चुना गया है, जिससे कि नीतिगत लचीलापन जो है वो बना रहे। एफआरबीएम एक्ट 2003 के अनुसार 3% जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य था उसके स्थान पर अब जो नया राजकोषीय एंकर चुना गया है वो चुना गया है ऋण बटा जीडीपी अनुपात, और वो कितना करना है 2031 तक? 50% ±1। अभी कितना है? 55 के आसपास, ठीक है। और इससे क्या होगा? नीतिगत लचीलापन जो है, पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बनी रहेगी। इसी के साथ ही 16वें वित्त आयोग की अवधि के अंत में वैश्विक स्थिरता आने पर
नियम आधारित एफआरबीएम लक्ष्यों की ओर पुनः लौटा जा सकता है। ठीक है, ये भी बात यहाँ पर बताई गई है, लेकिन आपको मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इस 3% वाले लक्ष्य के स्थान पर अब ऋण बटा जीडीपी अनुपात जो है उसको नया राजकोषीय एंकर चुना गया है और 31 मार्च 2031 तक इसको 50% प्लस माइनस 1% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अगर अपने बात करें केंद्र सरकार का जो ऋण प्रबंधन है तो वो 3 स्तंभों पर आधारित है। केंद्र सरकार जो डेब्ट मैनेज करती है उसके 3 स्तंभ है। एक, उधारी की जो लागत है उसको कम करना और स्थिर रखना। ठीक है, ऋण जो डेब्ट है उसको मैनेज करने का पहला तरीका है सरकार का उधारी की जो लागत है, ठीक है, उसको कम और स्थिर रखना कि बहुत ज्यादा उधार न ले लें। दूसरा है जो आपके परिपक्वता है, ब्याज दर है और जो मुद्रा जोखिम है उसको कम करना। ब्याज दर और मुद्रा जोखिम, इसके अलावा परिपक्वता, इनको कम करना। तीसरा है जो आपके सरकारी प्रतिभूति है बाजार है उसके विकास को बढ़ावा देना। सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना। ये 3 मेन सरकार के स्तंभ हैं ऋण प्रबंधन के। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए प्रश्न तो आपको ध्यान होना चाहिए। फिर अगर अपने बात करें यहां पर सामान्य सरकारी वित्त और वैश्विक तुलना की, तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है। सामान्य सरकारी देनदारियां जीडीपी का 81.1% है, जिसमें सकल राजकोषीय घाटा 7.8% आता है। सामान्य सरकारी देनदारियों की यहां पर बात हो रही है जो कि जीडीपी का 81.1% है, याद नहीं करना है। इसमें सकल राजकोषीय घाटा 7.8% है, ये भी नहीं याद करना। कोविड के बाद ऋण में कितनी कमी हुई है तो ये सब भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ऋण बटा जीडीपी में इतनी कमी है तो पहले बार डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद अगर अपने बात करें तो राजकोषीय प्रतिक्रिया फलन, राजकोषीय प्रतिक्रिया फलन, फिजिकल रिएक्शन फंक्शन FRN, राजकोषीय जो प्रतिक्रिया फलन है, ये आपको एक नया कंसेप्ट यहां पर देखने को मिलेगा, ध्यान से समझना। राजकोषीय प्रतिक्रिया फलन, फिजिकल रिएक्शन फंक्शन FRN, तो ये बेसिकली एक कंसेप्ट है जो कि सर्वे में मेंशन किया हुआ है। तो ये हेनिंग बोन जो है उनके सिद्धांत पर आधारित है और भारत के लिए 1981 से 2024 की अवधि हेतु इसका आकलन जो है वो किया गया, राजकोषीय प्रतिक्रिया फलन का। ध्यान से समझना इसको, राजकोषीय प्रतिक्रिया, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और चैप्टर 2 कंप्लीट। राजकोषीय प्रतिक्रिया फलन FRN, राजकोषीय प्रतिक्रिया फलन, जिसको अपने शॉर्ट में बोलते हैं FRN, फिजिकल रिएक्शन फंक्शन। ठीक है, राजकोषीय प्रतिक्रिया फलन, FRF, सॉरी फंक्शन है ना FRF। एक तो इसका सूत्र याद करना है, दूसरा है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हेनिंग बोन जो है 1998 के अंदर उनके सिद्धांत पर यह आधारित है, हेनिंग बोन के सिद्धांत पर यह आधारित है। ठीक है, और इसका भारत के लिए जो FRF जो है वो आकलित किया गया है किस अवधि के लिए, 1981 से लेकर 1981 से 2024, क्योंकि हाँ ये 1998 है। ठीक है, तो भारत के लिए 1981 से 2024 की अवधि के लिए इसका उपयोग किया गया है FRF निकालने में। अब इसका फॉर्मूला क्या है तो वो आपको याद करना है भाई, ये फॉर्मूला। अब ये मैथमेटिकल टाइप चीज है, अगर आप इसको मैं समझा भी दूं समझ के तो भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ो तो वही ज्यादा बेटर है। अब इसके अंदर ये फंक्शन दिया हुआ, ये फंक्शन निकालने का सूत्र है PBT इज इक्वल टू बिट्टा डॉट DT माइनस 1 प्लस Y वेरिएबल T प्लस G वेरिएबल T प्लस डमी T प्लस एप्सिलॉन T। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला दिया जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। अब मेन चीज है इसका निष्कर्ष, आप इस फॉर्मूले को रट भी सकते हो। ठीक है, निष्कर्ष की अगर अपने बात करें तो जो पिछला ऋण था जो कि DT माइनस 1 दर्शा रहा है, DT तो वास्तविक वर्ष को दर्शा रहा है, DT माइनस 1 यानी कि पिछला वर्ष। ठीक है, उसका धनात्मक गुणांक जो बीटा है वो कितना था, 0.063। निष्कर्ष है ये, इसका ध्यान रखना। जो आपके DT माइनस 1 है उसके आगे ये जो बीटा लगा हुआ है, ये बीटा एक धनात्मक गुणांक है,
ये कितना था, ये 0.063 है। ये क्या सिद्ध करता है, ये सिद्ध करता है कि भारत की जो राजकोषीय नीति है वो ऐतिहासिक रूप से संधारणीय और प्रतिचक्रीय रही है। सिर्फ यही निष्कर्ष आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज तो ये जो FRN है, FRF है बेसिकली, ये क्या चीज है, तो ये आपके हेनिंग बोन के सिद्धांत पर आधारित है और भारत के लिए इसका आकलन किया गया है 1981 से लेकर 2024 की अवधि के लिए, और इसका सूत्र आपको ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मेन जो निष्कर्ष है वो ये है कि जो भारत की, क्योंकि 1981 से 2024 के लिए आकलन किया गया है, तो वो आकलन ये बताता है कि भारत की जो राजकोषीय नीति है वो ऐतिहासिक रूप से संधारणीय यानी कि सस्टेनेबल, सतत और प्रतिचक्रीय, काउंटर साइक्लिक जो है वो रही है। तो ये दो वर्ड ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए तो भारत की राजकोषीय नीति एक तो संधारणीय रही है और एक प्रतिचक्रीय रही है, काउंटर साइक्लिक रही है। यानी कि जब ऋण बढ़ता है तो नीति निर्माता जो है वो गैर ब्याज व्यय या फिर राजस्व में सुधार करके उसे नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि जब ऋण बढ़ता है तो जो नीति निर्माता होते हैं यानी कि बेसिकली सरकार, तो वो क्या करते हैं, जो सरकार या RBI भी हो सकता है, वो गैर ब्याज व्यय जो होता है या राजस्व में सुधार करके उसको नियंत्रित करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत है और इसका निष्कर्ष है। फिर अगर अपने बात करें सार्वजनिक निवेश की दक्षता की, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत का सामान्य सरकारी निवेश GDP का 4% था, जो कुल सरकारी राजस्व का 19.7% या फिर 5वां हिस्सा है, और ये अधिकांश OECD और समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक है। इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर 2 राजकोषीय घटनाक्रम का। निश्चित रूप से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो GST 2.0 से हो, इससे भी हो सकता है, राजकोषीय प्रतिक्रिया फलन से। आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। ये पहले कुछ फॉर्मूलाज पढ़े, फिर इनके कुछ आंकड़े पढ़े, राजकोषीय घाटे के आंकड़े इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में नया आयकर अधिनियम हो गया, फिर ये GST की दरें, यहां से प्रश्न आ सकता है। इसके बाद ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर थी, सरकारी कंपनी वाला हो गया, सब्सिडी का बताया था, ROPDS, फिर संयुक्त राजकोषीय घाटा बताया राज्यों का, नया राजकोषीय एंकर क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर जो होता है वो अपना कंप्लीट होता है। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी कर लेते हैं, जैसे कि UCT योजनाओं के आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में NBER मेटा एनालिसिस का क्या निष्कर्ष है। अब वो निष्कर्ष क्या है उससे भी कोई विशेष ये है कि अल्पकालिक उपभोग और खाद्य सुरक्षा में सुधार करती है, किंतु इसमें शिक्षा, पोषण और स्थायी गरीबी उन्मूलन में ये सीमित प्रभाव डालती है, ठीक है, ये अपने पढ़ा था। फिर केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित जो मध्य अवधि राजकोषीय लक्ष्य है उसके तहत 31 मार्च 2031 तक केंद्र का ऋण बटा GDP अनुपात को किस स्तर पर लाया जाएगा, तो वो किया जाएगा 50% ±1। फिर आता है हेनिंग बोन के राजकोषीय प्रतिक्रिया फलन मॉडल के अनुसार भारत के संदर्भ में धनात्मक गुणांक क्या प्रमाणित करता है। वो ये प्रमाणित करता है कि भारत की राजकोषीय नीति संधारणीय और प्रतिचक्रीय रही है। फिर सामान्य सरकारी वित्त और ऋण संकेतक दिए हुए हैं, कौन सा कथन इनमें से सत्य है पूछ रहे हैं। 2020 के बाद भारत के सामान्य सरकारी ऋण से GDP अनुपात में 7.1% की गिरावट हुई है। कुल सरकारी ऋण में बाह्य ऋण का हिस्सा GDP का 2.6% है। 24 के अंदर भारत का सामान्य सरकारी निवेश उसके कुल राजस्व का इतना रहा है, जो कि इन देशों से बेहतर है। तो कोई काम के फैक्ट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो इसको। कौन सा कथन इनमें से असत्य है। नया आयकर अधिनियम 2025 जो है वो आपके वर्ष 2026-27 से लागू किया जाना प्रस्तावित है, ये तो बिल्कुल सही है। DBT के माध्यम से पिछले एक साल के अंदर इतने लाख करोड़ के लीकेज को रोका गया, ये भी बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष के 2025-26 में RBI के द्वारा सरकार को अधिशेष अंतरण इतना करोड़ अनुमानित है, मुझे नहीं पता। फाइनेंशियल ईयर 19 से 25 के दौरान जो राजस्व अधिशेष वाले राज्य हैं उनकी संख्या 11 से बढ़कर 19 हो गई है, नहीं उल्टा है। 19 में 19 थे, अब 11 हो गए हैं, तो बढ़कर नहीं घटकर हो गई है 11-19 से। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका मतलब ये वाला ठीक था, तो असत्य हो गए आपके D, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ।